नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगली किताब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। यह उसका पहला भाग है। यदि आप उसका इंट्रो सुनना चाहते हैं, उसकी भूमिका और निवेदन सुनना चाहते हैं तो आप हमारी इंट्रो वीडियो सुन सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके पहले भाग पर। पहली दोपहर, नमक की अदायगी, अर्थात जमुना का नमक माणिक ने कैसे अदा किया। माणिक मुल्ला ने सबसे पहली कहानी एक दिन गर्मी की दोपहर में सुनाई थी, जब हम लोग लू के डर से कमरा चारों ओर से बंद करके सिर के नीचे भीगी तौलिया रखे चुपचाप लेटे थे। प्रकाश और ओमकार ताश के पत्ते बांट रहे थे और मैं अपनी आदत के मुताबिक कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी माणिक ने मेरी किताब छीनकर फेंक दी और बुजुर्गाना लहजे में कहा, यह लड़का यार बिल्कुल निकम्मा निकलेगा, मेरे कमरे में बैठकर दूसरों की कहानियां पढ़ता है। छी, बोल कितनी कहानियां सुनेगा। सभी उठ बैठे और माणिक मुल्ला से कहानी सुनने का आग्रह करने लगे। अंत में माणिक मुल्ला ने एक कहानी सुनाई जिसमें उनके कथा अनुसार उन्होंने इसका विश्लेषण किया था कि प्रेम नामक भावना कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक या सर्वथा व्यक्तिगत भावना न होकर वास्तव में एक सर्वथा मानवीय सामाजिक भावना है। अतः समाज व्यवस्था से अनुशासित होती है और उसकी नींव आर्थिक संगठन और वर्ग संबंध पर स्थापित है। नियमानुसार पहले उन्होंने कहानी का शीर्षक बताया, नमक की अदायगी। अब इस शीर्षक पर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के नमक का दरोगा का काफी प्रभाव मालूम पड़ता था, पर कथा वस्तु सर्वथा मौलिक थी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। माणिक मुल्ला के घर के बगल में एक पुरानी कोठी थी जिसके पीछे छोटा अहाता था। अहाते में एक गाय रहती थी। कोठी में एक लड़की का नाम जमुना था। गाय का नाम मालूम नहीं। गाय बूढ़ी थी, रंग लाल था, सींग नुकीले थे। लड़की की उम्र 15 साल की थी। रंग गेहुआ था, बढ़िया पंजाबी गेहूं, और स्वभाव मीठा, हंसमुख और मस्त। माणिक, जिनकी उम्र सिर्फ 10 बरस की थी, उसे जमुनिया कहकर भागा करते थे और वो बड़ी होने के नाते जब कभी माणिक को पकड़ पाती थी तो इनके दोनों कान उमेटती और मौके बेमौके चुटकी काटकर इनका सारा बदन लाल कर देती। अब बेचारे माणिक मुल्ला निस्तार की कोई राह न पाकर चीखते थे, माफी मांगते थे और फिर भाग जाते थे। लेकिन जमुना के 2 काम माणिक मुल्ला के सिपुर्द थे। इलाहाबाद से निकलने वाली जितनी सस्ते किस्म की प्रेम कहानियों की पत्रिकाएं होती थी वे जमुना उन्हीं से मंगवाती थी, और शहर के किसी भी सिनेमा घर में अगर नई तस्वीर आई तो उसकी गाने की किताब भी माणिक को खरीद लानी पड़ती थी। इस तरह जमुना का घरेलू पुस्तकालय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। समय बीतते कितनी देर लगती है। कहानियां पढ़ते पढ़ते और सिनेमा के गीत याद करते करते जमुना 20 बरस की हो गई और माणिक 15 बरस के। और भगवान की माया तो देखो कि जमुना का ब्याह ही कहीं तय नहीं हुआ। वैसे बात चली, पास ही रहने वाले महेसर दलाल के लड़के तन्ना के बारे में सारा मोहल्ला कहा करता था कि जमुना का ब्याह इसी से होगा, क्योंकि तन्ना और जमुना में बहुत पटती थी। तन्ना जमुना की बिरादरी का भी था, हालांकि कुछ नीचे गोद का था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि महेसर दलाल से सारा मोहल्ला डरता था। महेसर बहुत ही झगड़ालू, घमंडी और लंपट था। तन्ना उतना ही सीधा, विनम्र और सच्चरित्र, और सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता था। लेकिन जैसा पहले कहा जा चुका है कि तन्ना थोड़ा नीचे गोद का था और जमुना का खानदान सारी बिरादरी में खरे और ऊंचे होने के लिए प्रख्यात था। अतः जमुना की मां की राय नहीं पड़ी। चूंकि जमुना के पिता बैंक में साधारण क्लर्क मात्र थे और तनख्वाह से क्या आता जाता था। तीज त्योहार, मूड़न, देवकाज में हर साल जमा रकम खर्च करनी पड़ती थी। अतः जैसा हर मध्यम श्रेणी के कुटुंब में पिछली लड़ाई में हुआ है, बहुत जल्दी सारा जमा रुपया खर्च हो गया और शादी के लिए कानी कौड़ी नहीं बची। और तो और बेचारी जमुना तन्ना से बातचीत टूट जाने के बाद खूब रोई।
फिर आंसू पोंछे और सिनेमा के नए गीत याद किए। और इस तरह से होते होते एक दिन 20 की उम्र को भी पार कर गई। और वहीं दूसरी ओर माणिक का यह हाल कि ज्यों-ज्यों जमुना बढ़ती जाए त्यों-त्यों वो इधर उधर दुबली मोटी होती जाए, और ऐसी कि माणिक को भली भी लगे और बुरी भी। लेकिन एक उसकी बुरी आदत पड़ गई थी कि चाहे माणिक मुल्ला उसे चिढ़ाए या न चिढ़ाए, वो उन्हें कोने अतरे में पाते ही इस तरह दबोचती थी कि माणिक मुल्ला का दम घुटने लगता था। और यही कारण था कि माणिक मुल्ला उसकी छां से कतराते थे। लेकिन भैया, किस्मत की मार देखिए कि उसी समय मोहल्ले में धर्म की लहर चल पड़ी और तमाम औरतें जिनकी लड़कियां अनब्याही रह गई थीं, जिनके पति हाथ से बेहाथ हुए जा रहे थे, जिनके लड़के लड़ाई में चले गए थे, जिनके जेवर बिक गए थे, जिन पर कर्ज हो गया था, सभी ने भगवान की शरण ली और कीर्तन शुरू हो गए और कंठियां ली जाने लगी। माणिक की भाभी ने भी हनुमान चौतरा वाले ब्रह्मचारी से कंठी ली और नियम से दोनों वक्त भोग लगाने लगी और सुबह शाम पहली टिक्की गौ माता के नाम सेकने लगी। अब घर में गौ थी नहीं, अतः कोठी की बूढ़ी गाय को वो टिक्की दोनों वक्त खिलाई जाती थी। दोपहर को तो माणिक स्कूल चले जाते थे, दिन का वक्त रहता था, अतः भाभी खुद चादर ओढ़कर गाय को रोटी खिला आती थी, पर रात को माणिक मुल्ला को ही जाना पड़ता था। अब गाय के अहाते के पास जाते हुए माणिक मुल्ला की रूह कांपती थी। जमुना का कान खींचना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, और यूं कहा जाए कि अच्छा भी लगता था। अतः डर के मारे राम का नाम लेते हुए खुशी खुशी वे गैया के अहाते की ओर जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि माणिक मुल्ला के यहां मेहमान आए और खाने पीने में ज्यादा रात बीत गई। माणिक सो गए तो उनकी भाभी ने उन्हें जगाकर टिक्की दी और कहा, माणिक, ओ माणिक, सुनो, ये गैया को दे आओ तो। बेचारे माणिक ने काफी बहानेबाजी की, लेकिन उनकी एक न चली। अंत में आंख मलते मलते अहाते के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि गाय के पास भूसे वाली कोठरी के दरवाजे पर कोई छाया बिल्कुल कफन जैसे सफेद कपड़े पहने खड़ी है। इनका तो कलेजा मुंह को आने लगा, पर इन्होंने सुन रखा था कि भूत प्रेत के आगे आदमी को हिम्मत बांधे रहना चाहिए और उसे पीठ नहीं दिखलानी चाहिए, वरना उसी समय आदमी का प्राणांत हो जाता है। माणिक मुल्ला सीना ताने और कांपते हुए पांवों को संभालते हुए आगे बढ़ते गए और वो औरत वहां से अदृश्य हो गई। उन्होंने बार बार आंखें मलकर देखा, किंतु वहां कोई नहीं था। ये देखकर उन्होंने संतोष की सांस ली, गाय को टिक्की दी और फिर लौट चले। इतने में उन्हें लगा कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। माणिक मुल्ला भली भांति जानते थे कि भूत प्रेत मोहल्ले भर के लड़कों का नाम जानते हैं, अतः उन्होंने रुकना सुरक्षित नहीं समझा। लेकिन आवाज नजदीक आती गई और सहसा किसी ने पीछे से आकर माणिक मुल्ला का कॉलर पकड़ लिया। माणिक मुल्ला गला फाड़कर चीखने ही वाले थे कि किसी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। वो ये स्पर्श पहचानते थे, जमुना। लेकिन जमुना ने कान नहीं उमेठे, कहा, चलो आओ। माणिक मुल्ला बेचारे बेबस थे, चुपचाप चले गए और फिर बैठ गए। अब माणिक भी चुप और जमुना भी चुप। माणिक जमुना को देखे, जमुना माणिक को देखे और गाय उन दोनों को देखे। थोड़ी देर बाद माणिक ने घबरा कर कहा, सुनो जमुना, हमें जाने दो ना जमुना। जमुना ने कहा, अरे बैठो जरा, थोड़ी बातें करो, पता नहीं क्यों बड़ा मन घबराता है। माणिक फिर बैठ गए। अब बात करें तो क्या करें। उनकी क्लास में उन दिनों भूगोल में स्वेज नहर, इतिहास में सम्राट जलालुद्दीन अकबर, हिंदी में इत्यादि की आत्मकथा और अंग्रेजी में रेड राइडिंग हुड पढ़ाई जा रही थी, पर जमुना से इसकी बातें क्या करें। थोड़ी देर बाद माणिक ऊब कर बोले, हमें जाने दो जमुना, नींद लग रही है। अरे अभी कौन रात बीत गई है, बैठो। कान पकड़कर जमुना बोली। माणिक ने घबरा कर कहा, अरे नींद नहीं लग रही है, भूख लग रही है। भूख लग रही है? अच्छा जाना मत, मैं अभी आई। यह कह जमुना फौरन पिछवाड़े के सहन में से होकर अंदर चली गई।
माणिक की समझ में नहीं आया कि आज जमुना एकाएक इतनी दयावान क्यों हो रही है कि इतने में जमुना लौट आई और आंचल के नीचे से 2-4 पुए निकालते हुए बोली, लो खाओ, आज तो मां भागवत की कथा सुनने गई हैं। और जमुना उसी तरह माणिक को अपनी तरफ खींचकर पुए खिलाने लगी। एक ही पुआ खाने के बाद जब माणिक मुल्ला उठने लगा तो जमुना बोली, अरे और खाओ। तो माणिक मुल्ला ने उसे बताया कि उन्हें मीठे पुए अच्छे नहीं लगते, उन्हें बेसन के नमकीन पुए अच्छे लगते हैं। तो इस पर जमुना बोली, अच्छा कल तुम्हारे लिए बेसन के नमकीन पुए बना रखूंगी, कल आओगे? कथा तो 7 रोज तक होगी। माणिक ने संतोष की सांस ली और उठ खड़े हुए। लौटकर आए तो भाभी सो रही थी। माणिक मुल्ला भी चुपचाप गौ माता का ध्यान करते हुए सो गए। दूसरे दिन माणिक मुल्ला ने चलने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें जाने में डर भी लगता था और वे जाना भी चाहते थे, और न जाने कौन सी चीज थी जो अंदर ही अंदर उनसे कहती थी, माणिक ये बहुत बुरी बात है, जमुना अच्छी लड़की नहीं। और उनके ही अंदर कोई दूसरी चीज थी जो कहती थी, अरे चलो माणिक, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, चलो देखें तो क्या है। और इन दोनों से बड़ी चीज थी नमकीन बेसन का पुआ, जिसके लिए ना समझ माणिक मुल्ला अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ने के लिए तैयार थे। उस दिन माणिक मुल्ला गए तो जमुना ने धानी रंग की वाइल की साड़ी पहनी थी, अरगंडी की पतली ब्लाउज पहनी थी, 2 चोटियां की थी, माथे पर चमकती हुई बिंदी लगाई थी। माणिक अक्सर देखते थे कि जब लड़कियां स्कूल जाती थीं तो ऐसे सज धज कर जाती थीं। घर में तो मैली धोती पहनकर फर्श पर बैठकर बातें किया करती थी, इसलिए उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। बोले, जमुना क्या अभी स्कूल से लौट रही हो? स्कूल? अरे स्कूल जाना तो माँ ने 4 साल से छुड़ा दिया। घर में बैठी बैठी या तो कहानियां पढ़ती हूं या फिर सोती हूं। माणिक मुल्ला की समझ में नहीं आया कि जब दिन भर सोना ही है तो इस सज धज की क्या जरूरत है। माणिक मुल्ला आश्चर्य से मुंह खोले देखते रहे कि जमुना बोली, आंख फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? असली जर्मनी की अरगंडी है, चाचा कलकत्ते से लाए थे, ब्याह के लिए रखी थी। ये देखो छोटे छोटे फूल भी बने हैं। माणिक मुल्ला को बहुत आश्चर्य हुआ उस अरगंडी को छूकर जो कलकत्ते से आई थी, असली जर्मनी की थी और जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। माणिक मुल्ला जब गाय को टिक्की खिला चुके तो जमुना ने बेसन के नमकीन पुए निकाले, मगर कहा, पहले बैठ जाओ तब खिलाएंगे। माणिक चुपचाप चलने लगे। जमुना ने छोटी सी बैटरी जला दी, पर माणिक मारे डर के कांप रहे थे। उन्हें हर क्षण यही लगता था कि भूसे में से अब सांप निकला, अब बिच्छू निकला, अब कांतर निकली। बेचारे रूंधते गले से बोले, जमुना हम खाएंगे नहीं, हमें जाने दो। तो जमुना बोली, अरे कैथे की चटनी भी है। अब माणिक मुल्ला बेचारे मजबूर हो गए। कैथा उन्हें विशेष प्रिय था। अंत में सांप बिच्छू इसके भय का निरोध करके किसी तरह वो बैठ गए। फिर वही आलम कि जमुना को माणिक चुपचाप देखे और माणिक को जमुना, और फिर गाय, इन दोनों को। तभी जमुना बोली, ए माणिक कुछ बात करो। जमुना चाहती थी कि माणिक कुछ उसके कपड़ों के बारे में बातें करें, पर जब माणिक नहीं समझे तो वो खुद बोली, अच्छा माणिक ये कपड़ा अच्छा है? बहुत अच्छा है जमुना। माणिक बोले, पर देखो तन्ना है ना, वही अपना तन्ना, उसी के साथ जब बातचीत चल रही थी तभी चाचा कलकत्ते से ये सब कपड़े लाए थे। 500 रुपए के कपड़े थे। पंचम बनिया से एक सेट गिरवी रख के कपड़े लाए थे, फिर बात टूट गई। अभी तो मैं उसी के यहां गई थी। अकेले मन घबराता है, लेकिन अब तो तन्ना भी बात नहीं करता, इसीलिए कपड़े भी बदले थे। पर बात क्यों टूट गई जमुना? अरे तन्ना बहुत डरपोक है। मैंने तो माँ को राजी कर लिया था, पर तन्ना को महेश्वर दलाल ने बहुत डांटा। तब से तन्ना डर गया और अब तो तन्ना ठीक से बोलता भी नहीं। जब माणिक ने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर जमुना बोली, असल में तन्ना बुरा नहीं है, पर महेश्वर बहुत कमीना आदमी है, और जब से तन्ना की माँ मर गई है तब से तन्ना बहुत दुखी रहता है।
फिर सहसा जमुना ने स्वर बदल दिया और बोली, लेकिन फिर तन्ना ने मुझे आशा में क्यों रखा? माणिक, अब न मुझे खाना अच्छा लगता है न पीना, स्कूल जाना भी छूट गया, दिन भर रोते रोते बीतता है। हाँ माणिक। और उसके बाद वो चुपचाप बैठ गई। माणिक बोले, तन्ना बहुत डरपोक था, उसने बड़ी गलती की। तो जमुना बोली, दुनिया में यही होता आया है। और उदाहरण स्वरूप उसने कई कहानियां सुनाई जो उसने पढ़ी थी या फिर चित्रपट पर देखी थी। इसके बाद माणिक उठे तो जमुना ने पूछा, रोज आओगे ना? जब माणिक ने आनाकानी की तो जमुना बोली, देखो माणिक, तुमने नमक खाया है और नमक खाकर जो अदा नहीं करता उस पर बहुत पाप पड़ता है, क्योंकि ऊपर भगवान देखता है और सब बही में दर्ज करता है। अब माणिक बेचारे विवश हो गए और उन्हें रोज आना पड़ा और जमुना उन्हें बिठाकर रोज तन्ना की बातें करती रही। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब हम लोगों ने पूछा तो माणिक बोले, होना क्या था, एक दिन वो तन्ना की बातें करते करते मेरे कंधे पर सिर रखकर खूब रोई और चुप हुई तो आंसू पोंछे और एकाएक मुझसे वैसी बातें करने लगी जैसी कहानियों में लिखी होती है। मुझे बड़ा बुरा लगा और सोचा अब कभी उधर नहीं जाऊंगा, पर क्या करूं, मैंने नमक खाया था और ऊपर भगवान सब देखता है। हाँ, यह जरूर था कि जमुना के रोने पर मैं चाहता था कि उसे अपने स्कूल की बातें बताऊं, अपनी किताबों की बातें बताकर उसका मन बहलाऊं, पर वो आंसू पोंछकर कहानियों जैसी बातें करने लगी। यहां तक कि एक दिन मेरे मुंह से भी वैसी ही बातें निकल गई। फिर क्या हुआ? इस पर हम लोगों ने पूछा। अरे भाई, बहुत अजब बात हुई। असल में इन लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। जमुना चुपचाप मेरी ओर देखती रही और फिर अचानक रोने लगी। बोली, मैं बहुत खराब लड़की हूं, मेरा मन घबराता था इसलिए तुमसे बातें करने आती हूं, पर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती। माणिक, अब मैं नहीं आया करूंगी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं गया तो देखा कि फिर जमुना मौजूद है। हाँ तो भैया, फिर माणिक मुल्ला को रोज जाना पड़ा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहां तक कि हम लोगों ने ऊब कर पूछा कि अंत में क्या हुआ तो माणिक मुल्ला बोले, अरे कुछ नहीं, होता क्या, जब मैं जाता तो मुझे लगता कोई कह रहा है, माणिक उधर मत जाओ, ये बहुत खराब रास्ता है। पर मैं जानता था कि मेरा कुछ बस नहीं है और धीरे धीरे मैंने देखा कि न मैं वहां जाए बिना रह सकता था और ना ही जमुना आए बिना। हम सब ने पूछा, अंत क्या हुआ? माणिक मुल्ला ने ताने के स्वर में कहा, तब तो तुम लोग खूब नाम कमाओगे। अरे क्या प्रेम कहानियों के 2-4 अंत होते हैं? अरे एक ही तो अंत होता है, नायिका का विवाह हो गया, माणिक मुंह ताकते रह गए। अब इसी को चाहे जितने ढंग से कह लो। बहरहाल, इतनी दिलचस्प कहानी का इतना साधारण अंत हम लोगों को पसंद नहीं आया। फिर भी प्रकाश ने पूछा, लेकिन इससे यह कहां साबित हुआ कि प्रेम भावना की नींव आर्थिक संबंधों पर है और वर्ग संघर्ष उसे प्रभावित करता है? क्यों, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। माणिक मुल्ला ने कहा, अगर हर एक के घर में गाय होती तो यह स्थिति कैसे पैदा होती? संपत्ति की विषमता ही इस प्रेम का मूल कारण है। अरे न उनके घर गाय होती, न मैं उनके घर जाता, न नमक खाता, न नमक अदा करना पड़ता। लेकिन फिर इससे सामाजिक कल्याण के लिए क्या निष्कर्ष निकला? इस पर हम लोगों ने पूछा। बिना निष्कर्ष के मैं कुछ नहीं कहता मित्रों। इससे यह निष्कर्ष निकला कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्र का पशुधन भी बढ़े, संतानों का स्वास्थ्य भी बने, पड़ोसियों का भी उपकार हो और भारत में फिर से दूध घी की नदियां बहे। अब यद्यपि हम लोग आर्थिक आधार वाले सिद्धांत से सहमत नहीं थे, पर यह निष्कर्ष हम सबों को पसंद आया और हम लोगों ने प्रतिज्ञा की कि बड़े होने पर एक एक गाय अवश्य पालेंगे। इस प्रकार माणिक मुल्ला की प्रथम निष्कर्षवादी प्रेम कहानी समाप्त हुई। इसके उपरांत अध्याय। इस कहानी ने वास्तव में हम लोगों को प्रभावित किया था। गर्मी के दिन थे। मोहल्ले के जिस हिस्से में हम लोग रहते थे उधर छतें बहुत तपती थी, अतः हम सभी लोग हकीम जी के चबूतरे पर सोया करते थे। रात को जब हम लोग लेटे तो नींद नहीं आ रही थी और रह रहकर जमुना की कहानी हम लोगों के दिमाग में घूम जाती थी और कभी कलकत्ते की अरगंडी और कभी बेसन के पुए की याद करके हम लोग हंस रहे थे
इतने में श्याम भी हाथ में एक बंसखट लिए और बगल में दरी तकिए दबाए हुए आया। वो दोपहर की मजलिस में शामिल नहीं था, अतः हम लोगों को हंसते देख उसे उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि माणिक मुल्ला ने कौन सी कहानी हम लोगों को बताई है। जब हम लोगों ने जमुना की कहानी उसे बताई तो आश्चर्य से देखा गया कि बजाय हंसने के वो उदास हो गया। हम लोगों ने एक स्वर से पूछा, कहो श्याम, इस कहानी को सुनकर दुखी क्यों हो गए बे? क्या तुम जमुना को जानते थे? तो श्याम रुंधे हुए गले से बोला, नहीं, मैं जमुना को नहीं जानता, लेकिन आज 90% लड़कियां जमुना की परिस्थिति में हैं। वे बेचारी क्या करें? तन्ना से उसकी शादी हो नहीं पाई, उसके बाप दहेज जुटा नहीं पाए, शिक्षा और मन बहलाव के नाम पर उसे मिली मीठी कहानियां, सच्ची कहानियां, रस भरी कहानियां, तो बेचारी और कर ही क्या सकती थी। ये तो रोने की बात है, इसमें हंसने की क्या बात? दूसरे पर हंसना नहीं चाहिए, हर घर में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, आदि आदि। श्याम की बात सुनकर हम लोगों का भी जी भर आया और धीरे धीरे हम लोग भी सो गए। तो ये था सूरज का 7वां घोड़ा का पहला भाग। अब आगे की कहानियां सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। जल्द ही मिलते हैं आपसे इस कहानी का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।